Hello students, welcome in this online class. Myself Ashok Singh, Assistant Professor at New Standard College of Higher Education. I am going to discuss you about the syllabus of Mathematics BSc Part 1, which will be taught by me. बोर्ड पर लिखा हुआ है पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड विल बी टॉट बाय मी. पेपर सेकेंड 70% differential calculus and 30% integral calculus. This 30% portion will be taught by me. इस 30% पोर्शन को हम पढ़ाएंगे. आपको जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वो एक प्रकार से देखें तो वो आपका इंटरमीडिएट का एक्सटेंडेड फॉर्म होगा. आपने थोड़ा थोड़ा करके इंटरमीडिएट में हर टॉपिक पढ़े हैं, उसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे पढ़ेंगे. जैसे कि आपने इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह पढ़ा है, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, और एरिया जिसमें एरिया ऑफ कर्व वगैरह निकालना पढ़ा है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म इस डिफरेंशियल कैलकुलस में होगा. ठीक है. एक एक करके हम इस टॉपिक के बारे में आपको बता रहे हैं. सर ने इससे पहले पीएस सर ने आपको बता दिया है 65 मार्क्स का पेपर होता है, डिस्कस कर दिया है. इसलिए हम थर्ड पेपर को बताएंगे बाद में, और इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा करके. इंटीग्रल कैलकुलस में से पहला टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन. ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया होगा क्योंकि इसके बारे में पढ़ा नहीं, तो हम बता दे रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन क्या है. बीटा गामा फंक्शन, जैसे गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा एन एंड इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x e to the power minus x and x to the power n minus 1. This definite integral is called gamma function. It denoted by gamma. This symbol is read as gamma n. Gamma n, अब जैसे आप गामा 1/2 की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट पाई आएगी, आप इस इंटीग्रल के एप्लीकेशन से आप इवेलुएट भी कर सकते हैं. अगर आप फैक्टोरियल फॉर्म में पढ़ना चाहें, अगर यहाँ n की वैल्यू कोई इंटीजर है, सपोज दैट कोई भी इंटीजर है, तो n की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल n-1. तो दिस इज द गामा फंक्शन. बीटा फंक्शन क्या है? बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा mn, वेयर mn n आर द नंबर्स and it is defined as definite integral 0 to 1 x to the power m-1 and 1 minus x to the power n-1 dx. This is the बीटा फंक्शन. ये टॉपिक आपके लिए केवल नया होगा. बाकी थोड़ा थोड़ा आपने सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा एक दो टॉपिक और जिसमें नए होंगे, बाकी आपने पढ़ा है. रिडक्शन फार्मूले में हमको क्या पढ़ना है? रिडक्शन फार्मूले में आपको पढ़ना है जैसे कि आपने साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स या पावर 3 साइन क्यूब एक्स, इनके इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है. तो यहाँ पे हम एक जनरल फार्मूला पढ़ेंगे. जैसे मान लीजिए साइन टू द पावर एन एक्स, व्हाट विल बी इट्स फार्मूला? tan टू द पावर एन एक्स dx. रिडक्शन फार्मूले में हम ये एक प्रकार से जनरल फार्मूला एक nth ऑर्डर के लिए डिराइव करेंगे. इसमें यूज वही करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के एप्लीकेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे या फार्मूला फाइंड करेंगे. तीसरा जो आता है क्वाड्रेचर. क्वाड्रेचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कुछ स्पेशल पर्टिकुलर कर्व के लिए पढ़ा, जैसे पैराबोला, सर्किल, इलिप्स. यहाँ पे हम इसको और ब्रॉड फॉर्म में पढ़ेंगे. जैसे आपने फार्मूला पढ़ा है एरिया निकालने का, एज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एक्स ए टू बी. तो यहाँ पे अभी तक आपने पढ़ा होगा जैसे पैराबोला या किसी पैराबोला और लाइन के अंडर एरिया, सर्किल या लाइन के अंडर एरिया, सर्किल पैराबोला के अंडर एरिया. यहाँ पे हम और बहुत सारे ऐसे कर्व होंगे, जैसे साइक्लाइड होता है, साइक्लाइड एस्ट्रॉइड होता है, और बहुत सारे होते हैं, कार्डियाड होता है. तो ऐसे हम नए नए कर्व के बारे में, उनके एरिया के बारे में इस टॉपिक में क्वाड्रेचर में स्टडी करेंगे. क्वाड्रेचर जनरली इज द एरिया. थर्ड नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन में क्या पढ़ना है? लेंथ ऑफ द कर्व. लेंथ मीन्स जैसे आपने सर्किल पढ़ा है, तो सर्किल की लेंथ क्या होती है? लेंथ का मतलब सर्किल का सर्कमफ्रेंस हो गया. वैसे ही हम यहाँ पे और बहुत सारे नए नए कर्व होंगे, जैसे कार्डियाड जनरली देखिए पोलर इक्वेशन क्या होती है? a1 प्लस कॉस थीटा. इसी तरीके साइक्लाइड होते हैं, बहुत सारे कर्व, नए कर्व होते हैं, उनके रेक्टिफिकेशन मतलब उनके लेंथ के बारे में पढ़ेंगे. कार्डियाड जैसे डायग्राम इस तरीके से बनता है, इसका लेंथ क्या होगा? तो ये हम रेक्टिफिकेशन में स्टडी करेंगे. वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स. वॉल्यूम
जैसे किसी सरफेस को, किसी भी प्लेन एरिया को हम रिवॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए सर्किल है, इसको किसी भी एक्सिस एक्स या वाई के अबाउट अगर रिवॉल्व करते हैं तो एक 3 डायमेंशनल सॉलिड जनरेट हो जाता है। उसके वॉल्यूम और सरफेस के बारे में इस टॉपिक पे स्टडी करेंगे। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स क्या होते हैं? डबल और ट्रिपल इंटीग्रल भी आप लोगों के लिए नया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। डबल और ट्रिपल इंटीग्रल कैसे हमको करना है। इट इज जनरली डिनोटेड बाई डबल इंटीग्रेशन fxy dx dy, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम इसको 3 सिंबल्स में डिनोट करते हैं, fxy z dx dy एंड dz। तो ये हो गया डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। इसको हम स्टडी करेंगे, कैसे इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे फाइंड करना है इसकी वैल्यू। जैसे कोई एग्जांपल छोटा ले, e⁻x + y dx dy, तो how we solve these types of integrals. Next topic is change of order of integration. चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी एक प्रकार से डबल इंटीग्रल ही है, लेकिन उसमें जैसे हम उसमें ऑर्डर चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा है fxy dx dy, इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी इसी को हम ऐसे लिख दें fxy dy dx। तो इसी ऑर्डर को चेंज करेंगे, जैसे ऑर्डर चेंज करेंगे इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ये सारे डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएगी, तो लिमिट चेंज करके ऑर्डर कैसे चेंज करके हम इसको सॉल्व करना इसमें स्टडी करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इस बुक का जो लास्ट टॉपिक है, डिरिचलेट इंटीग्रल्स एंड लेवलिस थ्योरम। तो इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू हम डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे ट्रिपल इंटीग्रल fx + y + z x to the power m - 1 y to the power n - 1 z to the power n - 1 dx dy dz। तो इसका एक ये डिरिचलेट लेवलिस थ्योरम है। एक फार्मूला हम पढ़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल का एक फार्मूला जो सीधे डिरिचलेट थ्योरम से या लेवलिस थ्योरम से प्रोवाइड होगा, इससे हम सॉल्व करना, डायरेक्ट ट्रिपल इंटीग्रल इससे सॉल्व करना पड़ेंगे। आइए बात करते हैं थर्ड पेपर के बारे में। थर्ड पेपर आपका मल्टीपल चॉइस टाइप्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है जो 70 मार्क्स का होता है। दिस पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स, ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। ज्योमेट्री कंटेन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड कॉनिक्स, एंड वेक्टर कैलकुलस इन अदर बुक्स। आप यहाँ बुक के राइटर के बारे में जान सकते हैं। एप्सिलॉन पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर होता है। दिस इज रिटन बाय डॉक्टर विनोद कुमार। Softcat publication, this is also a very good book which explained in the diagrammatical way, and this is by Dr. Mukesh Kumar, and Krishna publication, this is also a very good book. वेक्टर कैलकुलस में भी आप इन्हीं तीनों पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। पेपर इसे मैंने बता ही दिया, 70 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन इसमें आते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। अभी तक का यही सिलेबस है, बट यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस या पेपर पैटर्न चेंज करती रहती है, इसलिए हो सकता है चेंज भी हो जाए। तो चेंज होगा वो आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं ज्योमेट्री में, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन जान लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है ज्योमेट्री का? जैसे जनरली जो हायर मैथमेटिक्स है उसका यूज़ तो पूरा फिजिक्स में ही होता है। ज्योमेट्री का एप्लीकेशन हम देखते हैं जैसे स्पेस में जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जैसे सैटेलाइट है या प्लैनेट्स भी आप देख सकते हैं, तो उनके मोशन, उनकी पोजीशन को हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के थ्रू ही स्टडी करते हैं। वेक्टर कैलकुलस क्या है? वेक्टर कैलकुलस का भी वाइड एप्लीकेशन फिजिक्स में ही है। जैसे हम इसको फिजिक्स और इंजीनियरिंग में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या यहाँ से कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये हैं, इन सब का भी एप्लीकेशन हम फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो आइए थोड़ा हम इस सारे टॉपिक्स के बारे में, ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस के बारे में जान लेते हैं। तो क्या है ज्योमेट्री और क्या है वेक्टर कैलकुलस? 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे और उनका एप्लीकेशन क्या है और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। जैसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहला टॉपिक है प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइंस। प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइंस, प्रोजेक्शन और डायरेक्शन कोसाइंस
एक्सिस। ये भी आपने इंटरमीडिएट में इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो एक शॉर्ट में पढ़ा होगा। प्रोजेक्शन क्या है, किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन किसी अनदर लाइन पे क्या है। प्रोजेक्शन इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन ऑन द अनदर लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके बारे में आप जान चुके हैं। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होती क्या है, दिस कंटेन्स थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करते हैं। ये आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका जनरली जैसे किसी भी अगर हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी प्लेन पे, ऐसे मान लीजिए कि किसी भी प्लेन पे आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी होती है, उसके लिए दो एक्सिस ही कंपलसरी या नेसेसरी होती है और इस काम हो जाता है। लेकिन कोई पॉइंट अगर थ्री स्पेस में है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और ये चाक है, चाक की पोजीशन बताने के लिए हम फिर इसको हम 2D में नहीं पढ़ सकते, इसकी प्लेन के रेफरेंस में नहीं पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का ही अध्ययन या स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में आप जानते भी हैं। प्रोजेक्शन क्या है मैंने बता दिया। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, कोई भी लाइन तीनों एक्स, वाई और जेड एक्सिस से के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उसी की कोसाइंस को हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस इज द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये मैंने थोड़ा बता दिया इसके बारे में। अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो है द प्लेन। बहुत सी आप इसमें इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 3D। ऐसे दो पॉइंट्स दिए हैं x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2। तो इनके बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपने पढ़ा है इस चैप्टर में। ऑलमोस्ट हमको ये तो पढ़ना ही है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में कुछ फार्मूले, जैसे आपने l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये सब भी आप पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट में। अगला जो इसमें टॉपिक है द प्लेन। द प्लेन, प्लेन क्या है, प्लेन के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। प्लेन क्या है, प्लेन इज द लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, या भी कह सकते हैं प्लेन इज द सरफेस जनरेटेड बाय एनी लाइन, या ऐसे भी कह सकते हैं प्लेन इज एनी सरफेस इन विच एनी लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स कंप्लीटली कंटेन ऑन द सरफेस, देन सरफेस इज कॉल्ड द प्लेन। प्लेन के बारे में भी आपने बहुत चीज़ें पढ़ी, जैसे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, सेक्शन ऑफ द प्लेन। ये नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने जो भी मैंने बताया ये सब आप प्लेन में पढ़ चुके हैं। प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। या फिर अगर इसी को हम नॉर्मल फॉर्म में पढ़ें तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ें इज इक्वल टू पी, जहाँ पे पी क्या है, किसी प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस से लेंथ होती है, परपेंडिकुलर लेंथ। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ए बी और सी क्या है, कोई प्लेन किसी भी एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कर, जैसे मान लिया प्लेन है तो प्लेन की जो लेंथ होती है, एक्स एक्सिस है ए, मान लिया ये ए है, ये वाई एक्सिस पर बी है और जेड एक्सिस पर सी है, तो ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट ऑफ ऑन द एक्सिस। तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन, एंगल ऑफ ए लाइन एंड प्लेन। थर्ड टॉपिक या थर्ड चैप्टर कह सकते हैं आप, स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने बेसिक इंटरमीडिएट में देखा है और पढ़ा है। लाइन के बारे में और छोटी क्लास में से पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हमने लाइन को 2D में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लाइन को 3D में पढ़ेंगे। 3D में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जैसे 2D में आप जानते हैं जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। 3D में किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यानी किसी स्पेस में अगर दो पॉइंट को मिलाएं तो उससे बनने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। जैसे मान लीजिए x1 y1 z1 x2 y2 z2
दो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये एक सिमेट्रिक फॉर्म कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म होती है। तो किसी भी इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जरूरी है कि कम से कम एक फिक्स पॉइंट दिया हो और उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस दिए होने चाहिए, तब हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा भी है। शॉर्टेड डिस्टेंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना आपने पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे आपने सिर्फ वेक्टर फॉर्म में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम और कई बहुत सारे फॉर्म में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना, जैसे कि हम प्रोजेक्शन फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर लाइन की हमको डायरेक्शन कोसाइंस पता है, उसके रेफरेंस में क्या फॉर्मूला होता है, दो लाइन के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का, और दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के हम पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन थ्रू अ सरफेस। जैसे मान लीजिए कोई भी जनरल सरफेस दिया है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स इस स्ट्रेट लाइन में हम स्टडी करेंगे। लाइन एंगल कैसे क्या बनाती है किसी भी प्लेन से, प्लेन और लाइन के बीच में कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है। जैसे आपने प्रोजेक्शन और डायरेक्शन कोसाइन में कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिटी आप स्टडी कर चुके हैं कि दो लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हैं या डायरेक्शन रेशियोज इक्वल हैं तो वो क्या होते हैं, या सेम प्रोपोर्शन में तो पैरेलल होते हैं। और अगर मान लीजिए कि दो लाइंस के डायरेक्शन को L1 M1 N1 L2 M2 N2, अगर ये दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो लाइंस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो ये आप पढ़ भी चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन में हम इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक आता है इसमें देखिए, आप जो भी इसमें पढ़ रहे हैं वो इंटरमीडिएट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये सब इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, प्लेन भी पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्शन भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम उसको और ब्रॉड लेवल या और विस्तृत रूप में उसको और स्टडी करेंगे। स्ट्रेट आप प्लेन पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो नया टॉपिक आ रहा है स्फीयर, स्फीयर को आपने नहीं पढ़ा है। स्फीयर को आपने सुना है लेकिन आप उसको आपने 3D में नहीं पढ़ा है। जैसे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना, स्फीयर का सरफेस निकालना, ये सारे फार्मूले होते हैं, आप इनके बारे में जानते हैं, लेकिन स्फीयर को हम 3D में कैसे स्टडी करेंगे। स्फीयर की इक्वेशन के बारे में आप नहीं पढ़ा होगा। सर्किल के इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन स्फीयर के इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ा होगा। सर्किल का ही 3 डायमेंशनल फॉर्म स्फीयर होता है। सर्किल का ही 3 डायमेंशनल फॉर्म स्फीयर होता है। तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर की देखें इक्वेशन क्या होती है, सर्किल का ही एक कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो सिंपली देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, एक स्फीयर की इक्वेशन है जिसमें सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस की क्या है, आर है। ये तो एक सिंपल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन स्फीयर की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz एंड प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। जैसे वहां पे आपने सर्किल में पढ़ा था, सर्किल में क्या पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं तो सर्किल नहीं होगी। उसी तरीके से स्फीयर में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तब वो स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे u, v, w एंड d क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि किसी भी इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन निकालने के लिए हमको 4 कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 कांस्टेंट दिए हैं, तो 4 कंडीशंस हो तो हम किसी भी इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्फीयर देखिए, अगर जैसे आप स्फीयर को 3D में पढ़ें तो कैसे पढ़े, जैसे मान लीजिए ये क्या है, सर्किल है। सर्किल को अगर आप किसी भी उसके डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दें तो एक 3 डायमेंशनल सॉलिड बन जाएगा। वही सॉलिड क्या होगा, स्फीयर होगा। तो उसी स्फीयर के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। स्फीयर के डिफरेंट फॉर्म, जैसे ये क्या है, सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस दिया हुआ है, या किसी भी स्फीयर के मान लीजिए इसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हो तो स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेक्शन क्या होता है, किसी भी स्फीयर का सेक्शन क्या होगा प्लेन से। सेक्शन का मतलब होता है किसी प्लेन से अगर हम किसी भी सरफेस को कट करें, जैसे मान लीजिए हम कोई सेब है, सेब को चाकू से कट कर सकते हैं। तो चाकू क्या है, प्लेन है, और सेब देखे तो स्फीयर फॉर्म में है, तो कट करेंगे तो उसका सरफेस कैसा बनता है, वो एक सर्किल बनता है।
तो हम अगर किसी भी इसी तरीके किसी भी स्फीयर को किसी प्लेन से कट करें तो उसका सरफेस क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड स्फीयर इज अ सर्किल। तो इन्हीं सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। डायरेक्टर स्फीयर को पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। अगला जो टॉपिक आता है, ये चैप्टर भी मैंने शॉर्ट में बताया, इसमें बहुत कुछ है, वो आपको डिटेल में चैप्टर में जब स्टडी कराया जाएगा तो बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोन एंड सिलेंडर। कोन एंड सिलेंडर, कोन और सिलेंडर ये आपको सुने सुने नाम लगते हैं, क्योंकि वो छोटी क्लास में कोन का फार्मूला पढ़ा है, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ द कोन, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, लेकिन इसको हमने 3D में नहीं पढ़े, तो यहाँ पे हम इसको 3 डायमेंशनल में कोन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कोन जैसे सिंपली आप कोन जानते हैं, राइट सर्कुलर कोन का डायग्राम ऐसे बनता है, सिलेंडर कुछ इस टाइप से बनता है, ये सिंपली आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा है। तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कैसे कोन और सिलेंडर को फाइंड करते हैं, कैसे उसकी इक्वेशन निकालते हैं, यहाँ पे हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर कोन एंड सिलेंडर। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं पढ़नी है जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, हाई स्कूल या और उससे छोटी क्लास में कोन और सिलेंडर का नाम सुना होगा। तो जनरली कोन वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कोन की सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी राइट सर्कुलर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर उसके परपेंडिकुलर के अबाउट रोटेट कर दें तो एक सॉलिड जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोन। लेकिन यहाँ पे हमको दूसरी डेफिनेशन पढ़नी है कोन के बारे में, जनरेटिंग लाइन और गाइडिंग सरफेस के रेफरेंस में कोन कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम कोन और सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंपली देखें तो कोन की इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस fxyz प्लस gzx प्लस hxy इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आप जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री एक कोन रिप्रेजेंट कर सकती है, सिलेंडर रिप्रेजेंट कर सकती है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के कोन्स होते हैं जिसमें पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन होती है। जैसे मान लीजिए अगर fxy प्लस gyz प्लस hzx इज इक्वल टू 0 दिया है, तो ऐसी इक्वेशन होगी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। इसी तरह कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन आप सेकंड डिग्री है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो इसमें वर्टेक्स, इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन होगा, सिंपली सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। और बहुत चीज़ें रेसिप्रोकल कोन के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। रेसिप्रोकल कोन क्या होता है, नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इस बुक में आता है सेंट्रल कॉनिकॉइड। इसमें जैसे आपने इलिप्स पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, अगर इलिप्स को हम किसी भी उसके एक्सिस एक्स या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें तो एक सॉलिड जनरेट हो जाता है, 3 डायमेंशन सॉलिड। तो क्या हो जाएगा, वो एक बार से उसको इलिप्साइड बोलेंगे। तो सेंट्रल कॉनिसाइड में हम जानेंगे इलिप्साइड के बारे में, हाइपरबोलाइड, पैराबोलाइड, जैसे कि इनके नाम से ही लग रहा है इलिप्सॉइड मतलब सी जनरेटेड बाय इलिप्स, हाइपरबोलाइड जनरेटेड बाय हाइपरबोला, पैराबोलाइड जनरेटेड बाय पैराबोला। हाइपरबोलाइड भी 2 टाइप से होते हैं, हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट एंड हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट। इनके पर्टिकुलर इक्वेशंस होती हैं। जनरल इक्वेशन देखिए सेंट्रल कॉनिसाइड की तो होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिसाइड। अब इस चैप्टर में हम तीनों इलिप्साइड, हाइपरबोलाइड, पैराबोलाइड के बारे में पढ़ेंगे, इनके सेक्शन पढ़ेंगे, टेंजेंट प्लेन पढ़ेंगे, टेंजेंट लाइन पढ़ेंगे। टेंजेंट लाइन जैसे आप जानते हैं टेंजेंट लाइन के बारे में पढ़ा ही होगा, किसी भी सर्किल को उसके एक पॉइंट को जो टच करती है लाइन उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, इक्वेशन आप कह सकते हैं आप लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन। तो इस सारे सरफेस का हम टेंजेंट प्लेन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें आता है इस बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है प्लेन सेक्शन।
प्लेन सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनिसाइड। प्लेन सेक्शन अभी हमने बताया, स्फीयर के बारे में बताया था। प्लेन सेक्शन क्या होता है? किसी भी सरफेस या किसी भी सॉलिड का किसी भी प्लेन से इंटरसेक्शन, उसी को बोलते हैं प्लेन सेक्शन। इंटरसेक्शन करने पे कौन सा कर्व बनेगा? जैसे मान लीजिए आप सिंपली अगर आपने माइंड में सोचा इलिप्सॉइड है, ये इलिप्सॉइड, इसको हम किसी प्लेन से कट करें तो प्लेन और इलिप्सॉइड का एक सरफेस जनरेट होगा। वो इलिप्स भी बन सकता है, हाइपरबोला भी किसी भी केस में बन सकता है। कई सारे डिपेंड करता है प्लेन कौन से, किस प्लेन से उसका इंटरसेक्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए सिंपली जनरल इक्वेशन जो होती है इलिप्सॉइड की होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम z इज इक्वल टू 0 प्लेन से कट करें, z इक्वल टू 0 मीन्स एक्स वाई प्लेन, ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे आप अगर z इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो क्या बन गया? इलिप्स बन गया। यानी अगर इस इलिप्सॉइड को हम किससे कट करें? अगर z इज इक्वल टू 0 यानी एक्स वाई प्लेन से कट करें तो क्या बन जाएगा? दिस विल बी एन इलिप्स। इस तरीके से हम ये इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे किसी प्लेन से किसी सॉलिड का इंटरसेक्शन होता है। जनरल अगर हम z इज इक्वल टू के ले लें तो भी तब भी एक इलिप्स बनेगा। तो दिस विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर। एक दो टॉपिक और इस बुक में है जिनको हम क्लास जब स्टार्ट होगी तो उसमें डिटेल में स्टडी किया जाएगा। अब आते हैं 2 डायमेंशनल, इसी ज्योमेट्री का पार्ट है 2D में, यानी कॉनिक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपने पैराबोला पढ़ा है, हाइपरबोला पढ़ा है, सर्किल पढ़ा है, इलिप्स पढ़ा है, ये सब आप पढ़ चुके हैं 2D में। लेकिन वहाँ पे आपने उसको एक प्रकार से आपने उसको कार्टेशियन ज्योमेट्री या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में स्टडी किया होगा। यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट में इसको पढ़ेंगे। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी कॉनिक की, जैसे मान लीजिए पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सिंपल पैराबोला होता है इस टाइप का। इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला की इक्वेशन ये आपने पढ़ा होगा तो कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन पोलर इक्वेशन क्या होती है? पोलर इक्वेशन किसी भी कॉनिक की होती है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। ई क्या है? सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी क्या है आप जानते हैं, आपने इसको 11th में ही पढ़ा है। तो कॉनिक किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है इसकी इसेंट्रिसिटी पर। अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट विल बी एन हाइपरबोला, लेस देन 1 है इट विल बी एन इलिप्स, एंड इक्वल टू 1 है इट विल बी एन पैराबोला। और अगर 0 है तो वो क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। तो इसमें पोलर इक्वेशन के बारे में सारे कॉनिक के पोलर इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और इस बुक के या इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? ट्रेसिंग ऑफ द कॉनिक। ट्रेसिंग ऑफ द कॉनिक। ट्रेसिंग मतलब जैसे कोई इक्वेशन दी है उससे वो कौन से कॉनिक बनेगी, उसका डायग्राम क्या होगा, उसी को ट्रेसिंग बोलते हैं। कैसे उस डायग्राम को हम किसी भी ग्राफ पे या किसी पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग जैसे जो भी इक्वेशन दी होगी, ट्रेसिंग को स्टडी करने के लिए हम उसका सेंटर निकालेंगे, कॉनिक का सेंटर निकालेंगे, उसका फोकस निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, लेटस रेक्टम निकालेंगे। तो इस ट्रेसिंग के अंतर्गत हम ये सब पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आता है। जैसे आपने भी इसमें एक एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, 1 प्लस ई कॉस थीटा पढ़ा। यहाँ एल क्या है? दिस इज द सेमी लेटस रेक्टम। आर क्या है? आर के पास पोजीशन होता है पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में इनिशियल लाइन, जैसे कोई पॉइंट है तो इसकी इनिशियल लाइन से एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस अगर आर है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा होता है। वही थीटा और आर यहाँ पे एक प्रकार से जनरल कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट में आर इज इक्वल टू एफ थीटा होता है, जो कि कार्टेशियन में होता है कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। अगला एक इसमें एक और टॉपिक आता है कनफोकल कॉनिक। कनफोकल कॉनिक, कनफोकल कॉनिक क्या होता है? ऐसे कॉनिक जिनका फोकस सेम हो, यानी बहुत सारे इलिप्स हो सकते हैं जिनमें ए बी सी की वैल्यू तो चेंज हो सकती है लेकिन उनका फोकस एक हो सकता है। तो किसी भी इलिप्स के
कनफोकल दो कॉनिक होते हैं, एक इलिप्स होता है और दूसरा हाइपरबोला होता है। तो इसके बारे में हम इस कनफोकल कॉनिक में हम ऐसे कॉनिक के बारे में पढ़ेंगे जिनका फोकस सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज्योमेट्री का पार्ट इन्हीं दो बुक्स के अंतर्गत 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और कॉनिक के अंतर्गत फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है इसमें एक बुक आती है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली भी मैंने बताया कि बीएससी या हायर मैथमेटिक्स का जो सबसे ज़्यादा यूज फिजिक्स और इंजीनियरिंग में ही होता है। वेक्टर कैलकुलस का बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन फिजिक्स में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह में। इसमें हम जैसे हम पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए r इक्वल टू एफ टी है फंक्शन dr/dt या d2r/dt स्क्वायर। इस तरीके से और भी सक्सेसिव डेरिवेटिव हो सकते हैं, dq/dt3। तो r अगर कोई फंक्शन है r इक्वल टू एफ टी यानी r इज द फंक्शन ऑफ t, पोजीशन है तो dr/dt क्या रिप्रेजेंट करता है आप जानते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी, d2r/dt स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसके कॉन्सेप्ट है, सब फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, यानी इनका एप्लीकेशन फिजिक्स में ही करते हैं। तो बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। और इसमें आता है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेडियंट को जनरली हम इस ऑपरेटर से डिनोट करते हैं, इसी द कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन। क्या इसकी वैल्यू होती है, सब ये ऑपरेटर क्या होता है, दिस ऑपरेटर इज आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई एन प्लस के डेल बाई डेल जेड। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, किसी फंक्शन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे आई कैप जे कैप के कैप डेल एफ बाई डेल वाई एंड प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड। यहाँ देख रहे हैं कि ये एफ क्या स्केलर पॉइंट फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे आई जेड और के आ गया। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन। ग्रेडियंट का एप्लीकेशन कहाँ है कि कोई भी सरफेस दिया हुआ है, किसी भी सरफेस की इक्वेशन दी है, उसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है, या दो सरफेस के बीच एंगल निकालना है, या फिर हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन नॉर्मल लाइन निकालना है, तो उसके लिए हम ग्रेडियंट का यूज करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, वहाँ पे हम ग्रेडियंट का एप्लीकेशन करते हैं। अगला क्या आता है टॉपिक इसमें, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस टर्म भी आपने इंटरव्यू में सुना होगा। डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। तो एफ इज एनी वेक्टर फंक्शन, देन डेल डॉट एफ व्हाट विल बी दिस, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई एंड प्लस के डेल वाई डेल जेड। एफ कोई फंक्शन है तो फंक्शन एफ का फॉर्म क्या हो सकता है, अगर वेक्टर फंक्शन है तो आई f1 प्लस जे f2 एंड प्लस के f3 टाइप से होगा। इसको हम डॉट प्रोडक्ट लिए तो क्या आ जाता है, आप जानते हैं कि डेल f1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f2 अपॉन डेल वाई एंड प्लस डेल f2 अपॉन डेल जेड। तो दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन। यहाँ देख रहे हैं ये वेक्टर फंक्शन पे हमने जब डेल ऑपरेट किया, इस ऑपरेटर को यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या आ गया कि स्केलर आ गया, यानी डाइवर्जेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज द कर्ल। कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। कर्ल में क्या करते हैं, इस ऑपरेटर का हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी फंक्शन से, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि आई डेल अपॉन डेल एक्स
प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एन प्लस के डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस फंक्शन मान लीजिए हो गया आई एफ वन प्लस जे कैप एफ टू प्लस के कैप एफ थ्री। तो क्या हो जाएगा, इसको आपने दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा कैसे इवेलुएट करते हैं, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड F1 F2 एंड F3। यहाँ पे आई इसको सॉल्व करने में डिटरमिनेंट को आई जे के है, इसका मतलब कर्ल भी क्या होता है, वेक्टर फंक्शन होता है। किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल जो होता है वो भी एक वेक्टर आता है। तो इन्हीं तीनों का डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट तीनों का फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगला जैसे हम आते हैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एक प्रकार देखेंगे तो एफ डॉट डी आर, किसी भी कर्व के अबाउट। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, होता है एफ डॉट डी एस। इसी तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, ये ट्रिपल इंटीग्रल होता है, इसको हम वॉल्यूम के रेफरेंस में स्टडी करते हैं। कोई भी सरफेस है डीवी, तो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कैसे हम सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल या फिर लाइन इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं। लाइन इंटीग्रल किसी भी कर्व के अबाउट होता है। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, कोई भी सरफेस दिया हुआ, जैसे मान लीजिए स्फीयर दिया है या क्यूबाइड दिया है, क्यूब दिया हुआ है, इसके रेफरेंस में हम स्टडी करेंगे सरफेस इंटीग्रल, इसके सरफेस पर। और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम पे, पूरे वॉल्यूम पे, यानी ये 3 डायमेंशनल इंटीग्रल होता है, इसको हम स्टडी किया जाएगा। इस बुक में जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक्स हैं वो 3 थ्योरम्स हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। ये तीनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, दिस रिलेट्स द सरफेस इंटीग्रल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट्स द सरफेस इंटीग्रल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल एंड स्टोक्स थ्योरम रिलेट्स द लाइन इंटीग्रल टू द सरफेस इंटीग्रल एंड ग्रीन्स थ्योरम इज स्टडी ऑन द प्लेन। तो ओवरऑल मैंने डिस्कस कर दिया कि जैसे सेकंड पेपर में 30% इंटीग्रल कैलकुलस आता है, जिसको हम पढ़ाएंगे, इसके टॉपिक के बारे में मैंने बताया। थर्ड पेपर में 2 पार्ट, दो पार्ट हैं। नाम क्या, ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। ज्योमेट्री कंटेन्स 2 पार्ट्स, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन में हम कॉनिक के बारे में पढ़ेंगे, कॉनिक के पोलर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके ट्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जानते से डेरिवेटिव क्या होता है। ऐसे मान लीजिए r इज द फंक्शन ऑफ t, तो dr by dt रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, d2r by dt स्क्वायर रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। दिस इज यूज्ड इन द फिजिक्स। अभी मैं फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में स्टडी करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के बारे में स्टडी करेंगे। तो इतना जो मैंने पूरा डिस्कस किया। अब बीएससी और इंटर में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इंटर में, बीएससी में थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करना होता है। इंटरमीडिएट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम बीएससी में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज़ें हम इंटरमीडिएट में हम नहीं समझ पाते हैं या हम रट लेते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आप जब पढ़ेंगे बीएससी तो आप हर चीज़, आपको सारे सब्जेक्ट या सारे टॉपिक्स आपको डीपली बताए जाएंगे और आपको स्टडी कराया जाएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आइए जान लेते हैं कि पेपर्स, सारे पेपर्स कितने मार्क्स से आते हैं और टोटल कितने मार्क्स का होता है। ये हम जान लेते हैं। पेपर 1
पेपर 1 का नाम भी आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड कन्वर्जेंसी, 65 मार्क्स। ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 आवर्स। पेपर 2 में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये कितने मार्क्स का होता है? दिस इज ऑल्सो 65 मार्क्स। ये पेपर लिखने वाला यानी रिटेन होता है, इसमें डिस्क्राइब करना होता है, जो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसमें कोई सेक्शन नहीं होता, उसमें 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे कंपलसरी होते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उसी रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, यानी 65/80 का एक क्वेश्चन होता है। पेपर 2 में भी 65 मार्क्स का होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी ये लॉन्ग, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 2 करने होते हैं। सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 2 करने होते हैं। और दो सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों को मिला करके क्वेश्चन उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऐसा ही सेक्शन ए भी होता है, ये कंपलसरी होता है, ये इसमें चूज करने के लिए होता है 2-2 क्वेश्चन, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। पेपर 3 ये होता है 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स में 70 मार्क्स, और ये भी MCQ टाइप का होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं टोटल, इसमें भी 80 क्वेश्चन ही रहते हैं। इसमें भी सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो टोटल आप यहाँ काउंट कर सकते हैं कितने मार्क्स का हो गया, 65 प्लस 70 यानी 200 मार्क्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी अपना पेपर पैटर्न बदलती रहती है, जनरली 3 ईयर्स बाद बदलती है, तो ये पेपर पैटर्न चेंज भी हो सकता है, यानी जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव हो सकता है, जो सब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसलिए इसको अभी से पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी तक का है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट और थर्ड को ऑब्जेक्टिव और सेकेंड को सब्जेक्टिव भी, ठीक है। थैंक यू क्लास।